Assalamu alaikum everyone. So today inshallah we'll be starting off with chapter number 3 of P1 which is series. इस chapter को मैंने दो parts में divide किया हुआ है. First part will cover arithmetic and geometric progressions. Second part हमारा जो होगा वो cover करेगा binomial expansion को. So आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि arithmetic and geometric progressions क्या होते हैं and then we'll do some past paper questions of that. ठीक है. So starting off with the first question which is arithmetic progression. अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? बेसिकली इसका ताल्लुक कुछ ओ लेवल्स के नंबर सीक्वेंस से भी है या आपने कुछ चीज़ें पढ़ी भी होंगी. तो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं, एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसके अंदर आपके पास सीरीज़ के अंदर एक कांस्टेंट डिफरेंस होता है. अगर आप ऑब्जर्व करें तो 4 से 8, 8 से 12, 16 एंड 20 सब में एक कांस्टेंट डिफरेंस है जिसे कहते हैं यहाँ पे +4 है. लाइक वाइज सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर मेरे पास 10 से 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है. इसका मतलब कि हर अगली टर्म कैसे आ रही है? पिछली टर्म में से 2 माइनस करने से. ठीक है. तो जब भी किसी सीक्वेंस के अंदर या सीरीज़ के अंदर एक कांस्टेंट डिफरेंस हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उस केस में जो आपकी सीरीज़ होती है या सीक्वेंस होता है उसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक हो गया. अब इसमें कुछ फार्मूलाज होते हैं दो. ये दोनों फार्मूलाज बाय द पेपर में गिवन भी होते हैं. पहला फार्मूला जी nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड सेकेंड इज द सम ऑफ द n टर्म्स विच इज़ n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इन फार्मूलाज को अप्लाई करने से पहले एक बेसिक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि n जो आपकी यहाँ पे nth टर्म में और n में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. अब इसको कैसे देखना है और ये क्या चीज़ होती है अभी आपको बताते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो पहली सीक्वेंस है इसको मैं ले लेता हूँ. ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म है, ये मेरी थर्ड टर्म है, ये मेरी फोर्थ टर्म है, ये मेरी फिफ्थ टर्म है. ठीक है. अब जेब में रखिएगा कि ये जो स्मॉल n होता है दिस इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स, क्वांटिटी. अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि फिफ्थ टर्म जो है, फिफ्थ टर्म का आंसर क्या है? ठीक है. तो आप लोग मुझे क्या बताएंगे? फिफ्थ टर्म का आंसर क्या है? 20. ठीक है. अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि फोर्थ टर्म का क्या आंसर है तो आप मुझे क्या बताएंगे? 16. अगर मैं आपसे पूछूं कि थर्ड टर्म का क्या आंसर है तो आप लोग मुझे क्या बताएंगे? 12. ठीक है. तो जो किसी भी टर्म का आंसर होता है वो हमेशा क्या होता है? nth टर्म. और जिस स्पॉट पे वो टर्म पड़ी होती है वो आपकी n की वैल्यू होती है. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास फिफ्थ टर्म का इस सीक्वेंस में जो आंसर है वो क्या है? 20. ठीक है. तो फिफ्थ टर्म का जो आंसर है वो 20 का मतलब है वो इस चीज़ का आंसर है. और n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी ये कौन से स्पॉट पे पड़ी हुई थी? 5. तो इस केस में n आपका 5 हो जाएगा. ठीक है. एक और एग्जांपल समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं आपसे कहता हूँ जी थर्ड टर्म का जो आंसर है वो क्या है? 12. ठीक है. तो थर्ड टर्म में n क्या होगा? n शुड बी 3 बिकॉज थर्ड टर्म तक मेरे पास टोटल 3 टर्म्स लिखी हुई है क्वांटिटी. तो n शुड बी 3 और थर्ड टर्म को जो आंसर है वो कितना है? 12. तो वो आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है. तो जो भी किसी भी टर्म का आंसर होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे आता है और उस टर्म तक जितनी टर्म्स होती हैं, जिस तरह यहाँ पे ये थर्ड टर्म थी ना, 3 टर्म्स हैं. अगर मैं इसको बोलूँ तो टोटल 5 टर्म्स है, 4 और 5. तो वो हमेशा n की वैल्यू होती है. ठीक है. तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए. अब इस फॉर्मूलेज में a आपका वही बता दिया, फर्स्ट टर्म होता है, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स यानी क्वांटिटी होता है, d आपका डिफरेंस है, nth टर्म और कभी कभी इसको लास्ट टर्म भी आप कह सकते हैं. ठीक है. ये हमें क्या बताता है? किसी भी पर्टिकुलर सीक्वेंस का एक जनरल इक्वेशन देता है आपको. ठीक है. जिसको यूज़ करके आप उसका एक जनरल इक्वेशन निकाल के आप उसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हैं. ठीक है. कोई भी टर्म भी निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन में. आपको टर्म दी हो आप n की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. ठीक है. अच्छा, आप देखें सिंपल सी एक एग्जांपल करते हैं. जिस तरह ये मेरे पास एक सीक्वेंस है, आप नोटिस करें कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है 3 to 7, 7 to 11, यहाँ पे डिफरेंस मेरे पास कितना है? +4 का. अगर मैं एक nth टर्म का फॉर्मूला आपको इसमें निकाल के बताऊँ तो a मेरे पास कितना है यहाँ पे? 3 विच इज़ द फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 और d कितना है? 4. तो ये बनेगा 3 प्लस 4n माइनस 4 एंड दिस विल कम आउट टू बी 4n माइनस 1. ठीक है. ये मेरा nth टर्म का फॉर्मूला आ गया. अब इसको रीचेक भी कर सकते हैं कि ये फार्मूला करेक्ट है कि नहीं. कैसे? कि ये सीक्वेंस, ये जो फार्मूला है ये इस सीक्वेंस को डिफाइन कर रहा है. अभी हम चेक कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्थ टर्म का जो आंसर है वो क्या आना चाहिए? 15. ठीक है. हम चेक कर लेते हैं कि अगर मैं n की जगह 4 डालता हूँ, अगर मैं फोर्थ टर्म का आंसर निकालता हूँ, n की जगह 4 डालूंगा, 4 इंटू 4 माइनस 1, देखिए आंसर क्या आता है? 15. इसका मतलब हमारा सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है जो इस पर्टिकुलर सीरीज़ को डिफाइन कर रहा है. ठीक है. सो लेट्स डू सम एग्जांपल्स नाउ. एग्जांपल नंबर 1.
The first term of AP is 15 and the sum of the first 20 terms is 1630. Find the common difference. यहाँ पे बेसिकली होगा ये कि ओ लेवल्स में तो आपके पास एक, अगर आपको याद हो, आपको इस तरह के पैटर्न्स दिए होते थे इस तरह करके और आप उनको यूज़ करते थे. यहाँ पे ज़्यादातर होगा जी वर्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है ना. अच्छा, अब फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है AP की 15. आपने ना हर स्टेटमेंट से चीज़ों को ब्रेक डाउन करना है. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 15 और हो सकता है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनानी पड़े, सॉल्व करनी पड़े. तो पहली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मुझे पता है कि मेरी फर्स्ट टर्म 15 है, उसको मैंने लिख लिया. द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स इज़ 1630. अब इसकी एक इक्वेशन बना लें. सम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है. अब सम ऑफ 20 टर्म्स इज़ 1630, तो सम की जगह मैं लिख दूंगा 1630. 20 टर्म्स का मतलब n आपका 20 है. 20/2 ब्रैकेट 2a इज़ 15 प्लस 20-1 इंटू डी. ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 वहाँ जाके डिवाइड होकर जीरोस कैंसिल हो गए. ठीक है, सो दिस विल बी 163 इक्वल्स टू 30 प्लस 19d. सो 133 इक्वल्स टू 19d. ठीक है, अब अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरा यहाँ से d की वैल्यू आती है 7, तो मेरा डिफरेंस निकल आया 7. ठीक है, अब मुझे क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस. तो यही क्वेश्चन था मेरा, दिस इज सॉल्व्ड. ठीक हो गया. सो स्टार्टिंग ऑफ विद सेकेंड एग्जाम्पल. इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज़ -27. इसका मतलब है बच्चों क्या है कि मेरा जो a है दिस इज़ -27. द 16th टर्म इज़ 78. अच्छा, अब जो 16th टर्म है, मैंने आपको अभी ऊपर क्या बताया था कि हर स्टेटमेंट को आपने ब्रेक डाउन करना है. अब इस चीज़ को पहले मैं यहीं पे ब्रेक डाउन करता हूँ कि इसकी इक्वेशन कैसे बन सकती है. 16th टर्म जो होती है दैट इज़ 78. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं nth टर्म का फॉर्मूला लगाता हूँ, nth टर्म का a प्लस n-1 इंटू डी, तो 16, मैंने अभी ऊपर क्या समझाया था आपको कि जो टर्म का आंसर होता है वो हमेशा यहाँ पे आता है, और जो क्वांटिटी होती है नंबर ऑफ टर्म, यानी ये 16 टर्म है, वो n की वैल्यू होती है. ठीक है, तो अब 16 टर्म का आंसर इज़ 78. फर्स्ट टर्म इज़ -27. उसके बाद n की जगह आई राइट 16-1 इंटू डी. यहाँ से मेरा d निकल आएगा. 78 प्लस 27 हो जाएगा बच्चों, इक्वल्स टू 15d. तो आपका जो 78 प्लस 27 होता है दैट इज़ 105 डिवाइडेड बाय 15. तो इस केस में भी मेरा जो d आया दैट इज़ 7. ठीक है, ये निकल ही. इसके बाद जो आगे इन्फॉर्मेशन है, एंड द लास्ट टर्म इज़ 169. अब वही बात, लास्ट टर्म मैंने आपको बताया था, लास्ट टर्म टेक्निकली रेफर करता है nth टर्म को ही ना. तो nth टर्म का जो फॉर्मूला था मेरे पास वो ये साइड पे लिखा हुआ है a प्लस n-1 इंटू डी. लास्ट टर्म का आंसर दे दिया उसने 169. अब मुझे क्या पता उसकी क्वांटिटी कितनी, यानी उस पर n की वैल्यू तो नहीं पता, वही तो निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n निकालना है. a इज़ -27 प्लस n-1 d इज़ 7. ठीक है, तो 169 में 27 ऐड हो जाएगा, 7 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू n-1. तो अगर इसको आप सॉल्व करें, 169 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 7, 28 प्लस 1, यहाँ से 29. ठीक है, तो इसका मतलब ये कि इस सीक्वेंस में देयर वर टोटल ऑफ 29 टर्म्स. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. आई होप इट इज़ क्लियर. फॉर पार्ट बी आई हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स. अब देखें, क्वेश्चन में क्लियरली बोला था कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ पे सीक्वेंस रुक रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी निकालनी है आपने, 29. तो 29 टर्म्स का आपने सम निकालना है. तो सम का जो फॉर्मूला होगा दैट इज़ 29/2 ब्रैकेट 2 टाइम्स a विच इज़ a is -27 plus n-1 29-1 इंटू d is 7. ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेटर में डालते हैं, लेट मी सॉल्व इट, गिव मी अ मिनट. सो 29/2 ब्रैकेट 2 इंटू -27 is -54 प्लस 29-1 इंटू 7. ठीक है, सो द आंसर इज़ 2059. तो ये हमारा सम निकला है सारी टर्म्स का. ठीक हो गया. ओके,
सो मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3. बाय द वे मैं जो एग्जाम्पल्स करवाता हूँ वो इसी तरह करवाता हूँ जो आपको नॉर्मली पेपर में क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है ना. अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन APR 146 एंड 139. ओके जी, अभी मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को ही ब्रेक डाउन करता हूँ. फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन APR 146 एंड 139. इसका क्या मतलब है बच्चों कि फर्स्ट टर्म तो मुझे पता चल गई 146 है. अगर मुझे सेकंड टर्म भी दी हुई है तो मैं यहाँ से डिफरेंस निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके आता है. तो डिफरेंस हमारे पास होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंस कितना आएगा, -7. अब अगली इन्फॉर्मेशन है द लास्ट टर्म इज़ -43. अब अगली स्टेटमेंट से मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है. अब अगर अगली स्टेटमेंट देखें आप तो लास्ट टर्म इज़ -43. लास्ट टर्म का मतलब मैंने क्या बताया था, nth टर्म ही होता है. अगर मैं nth टर्म का फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पे a + n-1 × d, तो इस केस में लास्ट टर्म इज़ -43. सो लास्ट टर्म का जो आंसर है दैट इज़ -43, a इज़ 146, n नहीं पता, d इज़ -7. ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पे n निकाल सकते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली 146 + 43, दिस इज़ 189 डिवाइडेड बाय 7, 27. यहाँ से n निकलेगा जी आपका 28. ये आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गई. ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स. तो क्योंकि सम के फॉर्मूले में फॉर्मूला होता है ना n/2 विच इज़ 28 अभी निकाला है, ब्रैकेट 2 टाइम्स a which is 146 plus 28 minus 1 into d is -7. ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ ये कैंसिल होके हो जाएगा 14. लेट मी यूज़ द कैलकुलेटर. 146 into 2 plus 27 into -7 into 14. So the answer is 1442. तो ये मेरा सम का आंसर आ गया. ठीक हो गया. तो हमें इस सम के फॉर्मूले के लिए डेफिनेटली n चाहिए था, जो मेरे पास नहीं था. तो वो जो मेरी सेकंड इन्फॉर्मेशन थी यहाँ से वो मैंने n निकाला और उसको यूज़ करके सम निकाल लिया. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 4. द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन APR 2 and 9. ठीक है, तो अब पहली स्टेटमेंट से आप क्या चीज़ ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि a की वैल्यू 2 है और डिफरेंस कितने आपके पास +7. ठीक है, गिवन दैट द लास्ट टर्म इज़ ग्रेटर देन 150. अब कुछ क्वेश्चंस आपको पास पेपर्स में ऐसे मिलेंगे जिसमें इनइक्वालिटीज़ वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है. अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें क्या बोला, गिवन दैट द लास्ट टर्म इज़ ग्रेटर देन 150. अब इसका क्या मतलब है, लास्ट टर्म का मतलब मैंने क्या बताया, nth टर्म. इसका मतलब है nth टर्म इज़ ग्रेटर देन 150. यानी फॉर्मूला क्या होता है, a विच इज़ 2 + n-1 into d is 7 is greater than 150. Find the sum of all the terms. ओके, अब पहले हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है. हमने ये देखना है कि n की कौन सी वैल्यू हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है. सो n-1 इज़ ग्रेटर देन 150 में से 2 माइनस करेंगे 148/7 हो जाएगा. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 148 डिवाइडेड बाई 7 + 1. n इज़ ग्रेटर देन 22.1. तो डेफिनेटली n जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो डेसिमल्स में तो हो नहीं सकती. तो n की वैल्यू 22.1 से बड़ी होगी तो तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. तो हम n क्या लेंगे, विल टेक n एज 23. ठीक है, n की वैल्यू हम 23 लेंगे. अब सम निकाल लें तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2 टाइम्स a विच इज़ 2 + n-1 23 - 1 into d is 7. ठीक है, तो जो सम का फॉर्मूला होगा अगर उसको मैं सॉल्व करूं 22 into 7 + 4 into 23 divided by 2. So the answer will come out to be 1817. ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया सम का. ठीक है जी, ओके. अब कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 में आप देखेंगे कि आपको एक्सप्रेशंस दिए होते हैं और आपने यहाँ से फर्स्ट टर्म और डिफरेंस निकालना होता है. इस तरह में पास पेपर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. सो लेट्स डू इट. जब भी अब यहाँ पे नोटिस करें कि ये जो एक्सप्रेशन दिया है बच्चों ये nth टर्म का दिया हुआ है. ठीक है, अब आपको पहले से अगर एक्सप्रेशन दे दिए तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस. डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करने से. अब फर्स्ट टर्म कैसे आएगा, जब nth टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है
5+3n। अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म में आप सबको पता है n की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में एक ही क्वांटिटी यानी एक ही टर्म होती है। तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई जी 8। ठीक है, अब अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो मुझे सेकंड टर्म निकालनी पड़ेगी ताकि मैं दोनों को माइनस कर दूं। जब मुझे सेकंड टर्म निकालनी पड़ेगी तो डेफिनेटली मैं n की जगह क्या डाल दूंगा, 2 डाल दूंगा। ठीक है, तो सेकंड टर्म का जो आंसर आएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, तो जब डिफरेंस निकालूंगा मैं, डिफरेंस क्या होता है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करना। तो d कितना आ गया, d शुड बी 3। ठीक है, ओके, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि जिस तरह मैंने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टर्म को माइनस किया तो d3 आता है। आप जनरली इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आप सेकंड और थर्ड टर्म निकाल के चेक कर लें, उनका डिफरेंस भी 3 आएगा। अगर यहाँ से मैं थर्ड टर्म निकालता हूँ तो 5 + 3 × 3 9 + 5 14 आता है। ठीक है, तो सेकंड टर्म 11 थी तो 14 में से 11 माइनस करें, देखिए डिफरेंस अभी भी 3 आता है। ठीक है, तो डिफरेंस हमेशा 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करने से आता है। लाइकवाइज अब ये जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है। रिमेंबर यहाँ पे क्वेश्चन 5 में nth टर्म का एक्सप्रेशन दिया हुआ था, यहाँ पे बच्चों सम का दिया हुआ है। अब सम का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे मैं n की वैल्यू फॉर एग्जांपल डालता हूँ, n की वैल्यू 5, इसका मतलब मुझे फर्स्ट 5 टर्म्स का सम मिलेगा, ऐड होके मिलेगी टर्म्स। ठीक है ना, क्वांटिटी नहीं मिलेगी, यानी फिफ्थ टर्म का आंसर नहीं मिलेगा, मुझे सम ऑफ 5 टर्म्स मिलेगा। अच्छा, अब अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है तो a, तो डेफिनेटली मैं n की जगह यहाँ पे 1 डालूंगा। ठीक है, जब मैं 1 डालूंगा यहाँ पे +3 × 1, द आंसर इज 7। अब देखें ये डायरेक्ट मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास एक सीक्वेंस में टर्म ही एक है तो उसका किसी के साथ सम तो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जब n की जगह 1 डालूंगा दैट मीन्स अभी मेरे पास सिर्फ एक ही टर्म लिखी हुई है जो कि 7 है। ठीक है, तो उसका सम तो किसी के साथ नहीं होगा, राइट? ठीक है, हाँ, अगर मैं अब n की जगह 2 डालता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे क्या मिलेगा, सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है, अब ये कैसे मिलेगा जी, 4 × 2 का स्क्वायर +3 × 2, तो 2 का स्क्वायर 4 × 4 इज 16 + 6, द आंसर इज 22। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फर्स्ट टर्म विच इज़ 7 और सेकंड टर्म जो मुझे नहीं पता x, उनको ऐड करता हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, 22। तो सेकंड टर्म मेरे पास कितनी आएगी, 22 - 7 विल गिव मी 15। ठीक है, ये मेरे पास सेकंड टर्म आ गई यहाँ पे। अब डिफरेंस जो होता है दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करने से। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास 7 थी, सेकंड टर्म आई है 15, तो 15 - 7, द डिफरेंस शुड कम आउट टू बी 8। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया जी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पास्ट पेपर्स में मिलेंगे। सो मूविंग ऑन टू कॉन्सेप्ट नंबर 2 विच इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर एपी में क्या होता था, हमारे पास एक कांस्टेंट डिफरेंस होता था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, हमारे पास कॉमन रेशो होती है। रेशो का क्या मतलब है कि हर अगली टर्म कैसी आएगी, पिछली टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से। अब आप नोटिस करें यहाँ पे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कैसे हो रहा है, हर टर्म आ रही है पिछली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करने से, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, जबकि नीचे चेक करें 80 से 40, 40 से 20, 20 से 10, 10 से 5, यानी हर अगली टर्म कैसी आ रही है, पिछली टर्म को डिवाइडेड बाय 2 करने से। ठीक है, तो वो जो नंबर मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है उसे कहते हैं कॉमन रेशो। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें जो कॉन्सेप्ट सारे का सारा वही है एज फार एज द एप्लीकेशन इज़ कंसर्न, लेकिन फार्मूलाज चेंज हो जाएंगे। तो फार्मूला नंबर 1 जो है मेरे पास वो है nth टर्म निकालने का, a r⁴n-1, और सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स का ये फार्मूला होता है a r⁴n-1/r-1। आप कुछ जगह हो सकता है जो आपकी डेटा बुकलेट होती है जहाँ पे फार्मूला शीट सॉरी जो होती है जिसके अंदर फार्मूलाज दिए होते हैं, उसमें कुछ जगह हो सकता है आप ये फार्मूला भी पढ़ें 1 - r⁴n/1 - r। ये दोनों फार्मूलाज एग्जैक्टली सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ जगह कंडीशन लिखी होती है कि r की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो आपने ये लगाना है, नेगेटिव होगी तो ये लगाना है, डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक है, आप जो मर्ज़ी लगा लें, आंसर आपका वही आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसमें a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशो होती है और n नंबर ऑफ टर्म्स। अब कॉमन रेशो आती कैसे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉमन रेशो ऐसे आती है कि जिस तरह डिफरेंस हमने 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके आता था, कॉमन रेशो आती है 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करने से। ठीक है, कैसे?
अब देखिए, अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करें क्या आंसर आता है? 2। आप 8 को 4 से डिवाइड करें क्या आंसर आता है? 2। 16 को 8 से डिवाइड करें क्या आंसर आता है? 2। 32 को 16 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 2। ठीक है, लाइक वाइज 40 डिवाइडेड बाई 80 1/2, 20 डिवाइडेड बाई 40 1/2, 10 डिवाइडेड बाई 20 1/2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कॉमन रेशो है। आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं जिनकी एप्लीकेशन क्या है, फिर इसमें क्या क्या वेरिएशंस आती हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज़ 270, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 270। फोर्थ टर्म इज़ 80, तो फोर्थ टर्म इज़ 80। ठीक है, तो अब टर्म का जो आंसर है वो लेफ्ट साइड पे आता है। फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का? मैं यहाँ साइड पर लिख देता हूँ। nth टर्म इज़ ए आर टू द पावर n-1। ठीक है, तो a इज़ 270, r मुझे नहीं पता, वही तो निकालना है। n इज़ 4-1, so 80/270 इज इक्वल टू r क्यूब। दिस इज 8/27। जब इसका आप क्यूब रूट लेंगे द आंसर विल कम आउट टू बी 2/3। ठीक है, ये आपका r निकल आया। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू सेकंड एग्जांपल। The second term of a GP is 12 and the fourth term is 27. Given that all the terms are positive, find the first term and the common ratio. Okay जी, अब इसमें क्या करना है? सेकंड टर्म इज़ 12। अब अगर मैं स्टेटमेंट को यहाँ पे ज़रा स्प्लिट करूँ, यहाँ पे देखूँ कि इससे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सेकंड टर्म इज़ 12, तो जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है दैट इज़ ए आर टू द पावर n-1। सेकंड टर्म मेरे पास 12 है, ए मुझे नहीं पता, आर मुझे नहीं पता, लेकिन एन की वैल्यू 2 हो जाएगी बिकॉज सेकंड टर्म की बात हो रही है। तो यहाँ से मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई ए आर। दिस इज़ माय फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इन्फॉर्मेशन मुझे क्या दी हुई है यहाँ पे? द फोर्थ टर्म इज़ 27। ठीक है, अब यहाँ से मैं इक्वेशन नंबर 2 बनाऊँगा। फोर्थ टर्म का जो आंसर है वो 27 है, ए आर की पावर 4-1। तो सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 27 इक्वल्स टू ए आर क्यूब। ठीक है, मुझे इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। मैं दोनों को ए की वैल्यू निकाल के ना मैं ए को इक्वेट करता हूँ। यहाँ से ए क्या आ जाएगा? 12/r, इधर से आ जाएगा 27/r क्यूब इज इक्वल्स टू ए। अगर मैं दोनों को इक्वेट करूँ सो इट बिकम्स 12/r इज इक्वल्स टू 27/r क्यूब। ठीक है, अच्छा, तो इस केस के अंदर यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, दिस इज़ r क्यूब ओवर r इज इक्वल टू 27/12। ठीक है, सो दिस इज़ r स्क्वायर इज इक्वल टू 27/12। इसको अगर आप कटिंग करें 3 टाइम्स 9 3 टाइम्स 4, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा +-3/2। बट द क्वेश्चन सेज गिवन दैट ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, सो r की वैल्यू विल कम आउट टू बी +3/2। हम r की वैल्यू प्लस लेंगे। ठीक है, क्योंकि सारी टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए। तो r मेरा निकल आया +3/2। जब r निकल आया मेरे पास +3/2, तो अब मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म कैसे आएगी? हम किसी भी इक्वेशन में डाल दें। तो अगर मैं 12 डिवाइडेड बाई 3/2, सो ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म निकल आएगी 8। तो ये आपका आंसर आ गया जी, ए की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, ओके। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें कुछ कंसेक्यूटिव टर्म्स आपको देता है जीपी में। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि मुझे ये तो नहीं पता कि जो मेरे पास टर्म्स है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी आर x 4 एंड x+6, आई डोंट नो दिस। लेकिन अब इसमें मुझे ये नहीं पता कि टर्म्स फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, लेकिन ये पता है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स है। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स को बेसिकली हम कैसे डील करते हैं? जिस तरह मैंने बताया था कि जीपी डिफाइन किस तरह होता है, कॉमन रेशो से। तो हम कॉमन रेशोज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो इन दो का जो कॉमन रेशो होगा, यानी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है, इन दो की कॉमन रेशो और इसकी कॉमन रेशो दैट शुड बी सेम। तो हम कह सकते हैं कि 4/x इज इक्वल्स टू x+6/4। आई रिपीट, कॉमन रेशो कैसे निकालते थे? 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करने से। यानी अगर आप 4 को x से डिवाइड करें तो r आ सकता है, और या x+6 को आप 4 से डिवाइड करें तो r आ सकता है। तो ये r सेम होता है। तो आई क्रॉस मल्टीप्लाई, I'll get 16 is equal to x square plus 6x. So x square plus 6x minus 16 equals to 0. तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, +8x minus 2x minus 16 equals to 0. तो x plus 8 और यहाँ से आएगा
x माइनस 2, तो x के उसने कहा था वैल्यूज़ निकालें, तो एक आंसर आएगा 2, एक आएगा -8। ठीक है, चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज एंड डिक्रीज, कॉन्सेप्ट सारा वही है लेकिन इसमें कुछ परसेंटेजेस इन्वॉल्व हो जाती हैं। उसकी एग्जांपल कर लेते हैं। अ कंपनी मेक्स डोनेशन टू अ चैरिटी ईच ईयर, द वैल्यू ऑफ डोनेशन इंक्रीज एक्सपोनेंशियली बाय 10% ईच ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको कि जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज इंक्रीज़ होगी ना, तो आपने आर कैसे निकालना है, 1 में वो परसेंटेज ऐड कर देनी है। और जब भी अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाए परसेंट डिक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे 1 में से आपने परसेंटेज माइनस करनी है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ द डोनेशन इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली बाय 10%। इसका मतलब हम 1 में ये परसेंटेज ऐड करेंगे ताकि हम आर की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन 2010 द वैल्यू ऑफ द डोनेशन वॉज $10,000, यानी स्टार्टिंग वैल्यू दे दी है, दैट मीन्स ये मुझे फर्स्ट टर्म दी हुई है ए। ठीक है, अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डोनेशन इन 2016। तो पहली बात मैंने अभी बताया, आर कैसे निकलेगा, 1 में हम ये 10% क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो 10% आपका होता है 0.1, तो आर आपका हो जाएगा 1.1। ये मेरा आर निकल आया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ डोनेशन। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है, a इज़ 10,000, r इज़ 1.1 की पावर। अब आप ये नोटिस करें कि 2010 से लेके 2016 तक कितने साल होते हैं, इंक्लूडिंग 2010, क्योंकि फर्स्ट ईयर 2010 था, तो वी हैव टोटल ऑफ 7 ईयर्स। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो 7 - 1। ठीक है, तो 2016 में जो आपका आंसर आएगा, अगर इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं हम, 1.1 की पावर 6 इंटू 10,000, तो इसका आंसर आएगा $17,715। नॉर्मली आप आंसर देते हैं जी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, मार्क्स स्कीम में दिया होता है, सो द आंसर शुड कम आउट विद $17,700। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। फॉर पार्ट बी, टोटल, फाइंड द टोटल डोनेशन। टोटल का मतलब होता है सम निकालना। ठीक है, तो सम देखते हैं। तो जब आपने सम निकालना है, सम इज़, फॉर्मूला क्या होता है, ए which is 10,000, r is 1.1 की पावर 2010 से लेके 2016, यानी अगेन 7 ईयर्स, -1 ओवर 1.1 -1। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालनी है। तो सम का जो आंसर आएगा, लेट मी कैलकुलेट, फ्रैक्शन 10,000 और 1.1 to the power 7 minus 1 over 0.1। ठीक है, it comes out to be 94,000। अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो $94,900। ठीक है, तो ये हमारा सम का आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक और चीज़ भी होती है, दिस इज़ नोन एज कन्वर्जन सीरीज़। कन्वर्जन सीरीज़ बेसिकली तब होती है जब आपकी टर्म्स डिक्रीज़ कर रही हूँ। आप नोटिस करें 2 से 1, और फिर 1 से 1/2, 1/4, 1/8, एंड इसमें आर कितना आपके पास 1/2, यानी हर अगली टर्म कैसे आ रही है, पिछली टर्म को 2 से डिवाइड करने से। ठीक है, तो इस सीरीज़ याद रखिए हमेशा कन्वर्ज होती है जब आपकी आर की वैल्यू -1 से 1, यानी 1/2, 2/3, -4/5, -3/5। जब भी वैल्यू आपकी 1 से छोटी होगी या 1 और -1 के बीच में होगी, तब आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, हम मैथमेटिकली इसको इस तरह कहते हैं कि जब मैं इसको लिखता जाऊंगा, हर अगली टर्म, जारी बात, अगली टर्म 1/16, फिर 1/32, फिर 1/64 एंड सो ऑन, तो हम ये कह सकते हैं मैथमेटिकली कि ये टर्म छोटी होती जा रही हैं। और हम कहते हैं कि अगर हम इन्फिनिटी पे जाएंगे, यानी इतनी ज़्यादा टर्म्स लिख देंगे, तो जारी बात है हर अगली टर्म छोटी होने का मतलब ये है ना कि फ्रैक्शन का आंसर क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो जब हर अगली टर्म मैं लिखता जाऊंगा, तो फाइनली मैं ज़ीरो के पास पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जिंग सीरीज़ जो होती है, कन्वर्जन सीरीज़ होती है, ये ज़ीरो को अप्रोच करती है। ठीक है ना, तो हम मैथमेटिकली ये कहते हैं कि जब मैं इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स लिखूंगा, टेक्निकली ज़ीरो तो होना नहीं चाहिए, बिकॉज जिस तरह 0.005 आएगा, फिर 0.000 समथिंग आ जाएगा, फिर 0.00000 आएगा, तो हम मैथमेटिकली इसको इस तरह कंक्लूड करते हैं कि ये जो टर्म्स है, सीक्वेंस है, ये ज़ीरो के पास पहुँचे, इट अप्रोचेस ज़ीरो। तो जब आपकी फाइनल टर्म ज़ीरो हो जाती है,
तो हम उसको एक नया नाम देते हैं सम ऑफ इन्फिनिटी, यानी क्योंकि सीक्वेंस आपका रुक जाता है, अगर फाइनल टर्म जीरो होगी दैट मीन्स द सीक्वेंस है स्टॉप, तो हम सारी टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a/1 माइनस आर। अब इसको कैसे करते हैं जी, द थर्ड टर्म ऑफ अ जी पी इज 16 एंड द सिक्स टर्म इज़ -1/4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड आर। अब इसमें अगर पहला पार्ट देखा जाए तो सिंपल है आपका, मतलब 7 डेज इक्वेशंस बनेंगी। थर्ड टर्म का मतलब है, अगर मैं nth टर्म का फॉर्मूला लगाऊँ दैट इज़ ए आर की पावर n माइनस 1, तो आपकी जो nth टर्म है यानी थर्ड टर्म है दैट इज़ 16 ए आर की पावर n इज़ 3 माइनस 1। तो यानी मेरे पास पहली इक्वेशन बनेंगी 16 ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, मैंने ए को पहली सब्जेक्ट बना लिया, और सिक्स टर्म इज़ -1/4, सो -1/4 इज इक्वल्स टू ए आर की पावर 6 माइनस 1, तो -1/4 इज इक्वल्स टू ए आर की पावर 5, तो यानी ए मेरे पास आ जाएगा -1/4 आर की पावर 5। अब मैं दोनों को अगर इक्वेट करूँ so this becomes 16 over r square is equals to -1 over, एक मिनट, ये r की पावर 5 नीचे चला जाएगा यहाँ पे, सॉरी 4r की पावर 5, ठीक है। आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई 16 टाइम्स 4 इज 64, ये बनेगा -64 इज इक्वल्स टू, अगर देखा जाए यहाँ पे आएगा, उधर आएगा r स्क्वायर ओवर r की पावर 5, ठीक है। इंडिसेस के लॉस के मुताबिक ये बन जाएगा r की 1 ओवर r की पावर 3, सो दैट मीन्स r क्यूब इज़ -1/64। अगर मैं क्यूब रूट लूँ यहाँ पे, ठीक है, सो दी r विल बी -1/4, ये मेरा r निकल आया जी, ठीक है। तो ये मेरा r निकल आया। सेकेंड पार्ट में कहते हैं सम ऑफ इन्फिनिटी निकालें, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r, तो a इज़ आपके पास, अच्छा a भी नहीं निकाला था, a निकाल लेते हैं यहाँ पे। अगर r की वैल्यू -1/4 है तो हम इसको यहाँ डाल लेते हैं, a इज़ इक्वल टू 16 ओवर -1/4 का स्क्वायर। तो ये देखते हैं मेरे पास कितना आता है यहाँ पे, ये आता है 256, ठीक है, a इज़ 256, यहाँ से मेरे पास a निकल आया। तो सम ऑफ इन्फिनिटी में अगर डालते हैं a इज़ 256 ओवर 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, r इज़ 1/4, तो आपका जो सम ऑफ इन्फिनिटी है दैट कम्स आउट टू बी 1 + 1/4, इट कम्स आउट टू बी 204.8। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया जी, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस एग्जांपल्स करेंगे। So moving on to some past paper questions. So this is the first question. The first term of an AP is 84 and the common difference is -3. इसका मतलब A की वैल्यू आपकी 84 है, D is -3. Find the smallest value of n for which nth term is negative. तो आपको जब मैंने कॉन्सेप्ट करवाया था तो मैंने कहा था कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें इनइक्वालिटीज़ आती हैं। तो nth term is negative का मतलब है कि nth term is less than 0. तो nth term का जो फॉर्मूला दैट इज़ A + n - 1 × D is less than 0. A is 84 plus n minus 1, D is -3 is less than 0. So 84 minus 3n plus 3 is less than 0. 84 plus 3 is 87 is less than 3n. 87 divided by 3 is less than n. 87 divided by 3 जो होता है that is 29. तो इसका मतलब है n is greater than 29. क्वेश्चन में था फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यूज, यानी क्वेश्चन का मतलब ये है कि n की सबसे छोटी वैल्यू बतानी है। सो n इज़ ग्रेटर देन 29 का मतलब ये होगा कि n की सारी वैल्यूज़ 29 से बड़ी होंगी, 30, 31, 32 एंड सो ऑन। तो उनमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू शुड बी व्हाट, 30, ठीक है। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। For part B, it is saying that it is given that the sum of the first two k terms of this progression is equal to sum of the first k terms. Okay, if you remember जो sum का formula होता है AP का that is n/2 bracket 2a plus n minus 1 into d. 2k टर्म्स का मतलब ये हुआ कि n की जगह आप 2k डाल देंगे, n/2 ब्रैकेट 2 इंटू a मेरे पास था जी, a वॉज 84, 2 इंटू 84 प्लस n की जगह यूल पुट 2k - 1, d वॉज -3 इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट k टर्म्स, यानी k/2 ब्रैकेट 2 इंटू 84 प्लस
के माइनस वन इंटू नेगेटिव थ्री। ठीक है, ये टू इससे कैंसिल, के से कैंसिल, ये नीचे वाला टू जो है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 84 टाइम्स 2 इज़ 168 माइनस 6k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 168 माइनस 3k प्लस 3। अच्छा, if I open the bracket, 168 multiplied by 2 is 336, 336 minus 12k plus 6 is equals to 168 minus 3k plus 3. So 3 sorry, so यहाँ पे 336 minus 168 plus 6 minus 3 is equals to 12k minus 3k. राइट साइड पे I'll have 9k। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 336 माइनस 168 प्लस 3 171, तो यहाँ पे आएगा दिस शुड बी 171। तो इसको अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, डिवाइडेड बाई 9, सो द आंसर इज़ 19। तो के का आंसर आ गया जी 19। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया। ठीक, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें यहाँ पे AP और GP आपस में कंबाइन हो रहे हैं। इस तरह के एक दो सवाल करते हैं क्योंकि ये थोड़े से अक्सर बच्चों को ज़रा तंग करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ A। AP की जो अगर हम बात करें तो AP की जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ A एंड द कॉमन डिफरेंस यानी D की वैल्यू इज़ -4। द फर्स्ट टर्म ऑफ GP, अच्छा अगर हम GP की बात करें तो GP की जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ 5A और R की वैल्यू कॉमन रेशियो इज़ -1/4। द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ अ GP यानी सम ऑफ इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स। अच्छा, ये दोनों इक्वल हैं, तो पहले हम सेपरेटली ये निकाल लेते हैं। सम ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है? A ओवर 1 माइनस R, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो A की जगह राइट 5A ओवर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4, यहाँ पे ऐसे आ गया। अब सम ऑफ 8 टर्म्स, सम का जो फॉर्मूला होता है AP में दैट इज़ n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। 8 टर्म्स में 8/2 आ जाएगा, 2A प्लस 8 माइनस 1 इज 7 टाइम्स माइनस 4। दिस विल बी सिम्प्लीफाइड टू 4, सो 4 इंटू 2A माइनस 28, ये इक्वल है जी हमारे पास 5A ओवर 1 प्लस 1/4। ठीक है, यहाँ से मुझे A की वैल्यू निकालनी है। तो 4 टाइम्स 2 इज़ 8A माइनस 28 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें आई विल गेट 112 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/4 होता है 5/4। अगर 5 को आप डिवाइड करें 5/4 के साथ तो ये हमारे पास आता है 4, तो दिस बिकम्स 4A। सो 4A इज इक्वल टू 112, सो A का आंसर हमारे पास आएगा 112 डिवाइडेड बाय 4, द आंसर शुड बी 28। तो ये मेरा पहला पार्ट हो गया जी सॉल्व, A निकला है। ठीक है, द kth टर्म ऑफ एन AP इज़ 0। K का मतलब टेक्निकली N की जगह K डालना है, तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है बच्चों दैट इज़ A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, अब kth टर्म की बात करिए, kth टर्म 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। A मेरे पास निकल आया है 28 प्लस K माइनस 1 और डिफरेंस कितना था हमारे पास -4। ठीक है, दिस इज़ -4, सो -4 28 वहाँ जाके -4 हो जाएगा, ये -4 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू K माइनस 1, दिस इज़ 7, सो K शुड बी 8। ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स ऑफ एन AP आर A 3/2 A एंड B। ओके जी, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। AP की जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो 3/2 A एंड B है, और GP की जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो आपके पास हैं A 18 एंड B प्लस 3। याद रखिएगा बच्चों, जब भी AP या GP में इस तरह की टर्म्स दी हों कंसेक्यूटिव जिसके अंदर आपके पास अननोन्स हों, तो इसको हमेशा उस चीज़ से सॉल्व करते हैं जिससे वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल AP डिफाइन होता है कॉमन डिफरेंस से, GP डिफाइन होता है रेशो से। तो रेशो हम कैसे लेते हैं? GP में सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई
सेकेंड, ठीक है। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 18 इंटू 18 आपको आता है 324 इज इक्वल्स टू ए बी प्लस 3a, ठीक है। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। ए पी डिफाइन होता है डिफरेंस से, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। 3/2a को वहाँ ले जाता हूँ, ये बन जाएगा 3a माइनस a इज इक्वल्स टू b, तो b इज इक्वल्स टू 2a। दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन। आई हैव टू सॉल्व दम साइमल्टेनियसली, तो इसको उठा के हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। जब इसमें पुट करेंगे सो 324 इज इक्वल्स टू a इंटू 2a प्लस 3a, ठीक है। सो 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 324 इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ बोला हुआ था कि a एंड b आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर में a का आंसर नेगेटिव आया तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर लूँ पेपर में, रिमेंबर आपने पूरी की पूरी वर्किंग दिखानी है, अभी मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ 2 3 एंड माइनस 324, तो इसके जो एक आंसर आ रहा है 12, वन आंसर इज़ 12, ठीक है। दूसरा है -27/2, जो कि इग्नोर हो जाएगा बिकॉज उसने कहा है कि क्वेश्चन में a एंड b आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, तो हम पॉजिटिव वाला आंसर लेंगे, दिस शुड बी 12, ठीक हो गया। तो b क्या था, b वॉज टेक्निकली 2a, तो b शुड बी 24, तो ये मेरे a और b के आंसर आएंगे, ठीक हो गया। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ AP की जो अब सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना, तो सम का फॉर्मूला होता है n यानी 20/2 ब्रैकेट 2 टाइम्स a मेरे पास निकला है 12 प्लस 20 माइनस 1, डिफरेंस कितना था AP का हम निकाल सकते हैं 3/2a हमने निकाला था ना, 3/2a माइनस a साइड पे कर लेते हैं, तो 3/2a माइनस a था ना डिफरेंस, तो टेक्निकली 1/2a है, तो 1/2 इंटू a की वैल्यू 12, तो डिफरेंस शुड बी 6, ये हमारा d निकला है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। दिस इज़ 10, सो 10 इंटू 24 प्लस 19 इंटू 6 इज़ 19 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 19 इंटू 6 दैट इज़ 114, ठीक है। 114 में 24 ऐड करें, इट्स 138 टाइम्स 10, द आंसर इज़ 1380, ठीक है। तो ये हमारा वो क्वेश्चन था जिसमें ए पी जी आपस में कंबाइन हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। द फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन्थ टर्म्स ऑफ जी पी आर के 8k माइनस 12 एंड 2k। अगेन यहाँ पे जी पी की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दी हुई हैं जिसमें कुछ अननोन्स है, तो अभी आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ पे आप कॉमन रेशो से इसको डिफाइन करते हैं, यानी -12/8k सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू जो थर्ड टर्म ओवर सेकेंड टर्म, ठीक है। 2k के साथ सॉरी यहाँ पे 12 आएगा, -12 आई क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 144 इज इक्वल टू 16k स्क्वायर। अगर आप 144 को 16 से डिवाइड करें यू गेट 9 इज इक्वल टू k स्क्वायर, तो k आएगा +-3 वैसे तो आएगा, लेकिन क्वेश्चन ने बोला k इज़ नेगेटिव, तो k शुड बी -3, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास k निकल आया, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो फिफ्थ टर्म है, अगर मैं यहाँ पुट करूँ, फिफ्थ टर्म वॉज 8k ना, तो जो फिफ्थ टर्म है मेरे पास, फिफ्थ टर्म इज़ 8 इंटू -3 दैट इज़ -24, और सिक्स टर्म मेरे पास -12 है, सिक्स टर्म इज़ -12, तो r कैसे निकालते हैं, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करने से, तो r निकल आएगा 1/2। क्वेश्चन में क्या निकालना है, सम ऑफ इन्फिनिटी, उसके लिए मुझे फर्स्ट टर्म भी चाहिए, तो हम फिफ्थ टर्म को यूज़ कर लेते हैं। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला होता है ना a, r अभी निकाला है 1/2 की पावर 5 - 1, और फिफ्थ टर्म मेरे पास आई है -24, ठीक है। तो a कितना आएगा हम भी हम चेक कर लेते हैं, a विल कम आउट टू बी, अगर 1/2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, इसकी पावर हो जाएगी 4, 1/16, इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी -24 से, a आएगा -3/2, ठीक है। तो सम ऑफ इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ a विच इज़ -3/2 ओवर 1 माइनस r इज़ 1/2, सो द आंसर शुड बी, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ, द आंसर शुड बी -3, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिस. अच्छा, मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट करवाया था तो मैंने कहा था कि जब इस तरह के एक्सप्रेशंस दिए हों, ये सम का एक्सप्रेशन दिया हुआ तो उसमें अगर हमें पहले सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टर्म और डिफरेंस निकालना पड़ेगा. सम दिया हुआ है एन स्क्वायर प्लस 4n. अगर मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए तो मैं फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n की जगह क्या डाल दूँगा, 1 डाल दूँगा. ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जब n की जगह 1 डालूंगा, 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 इज़ 4, तो द आंसर इज़ 5. तो यानी फर्स्ट टर्म का सम तो किसी के साथ नहीं होता. अगर फर्स्ट टर्म अकेली लिखी हो तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म आपका जो आगे यहाँ पे a शुड बी 5. ठीक है, अब जब n की जगह 2 डालूंगा तो मुझे बताएगा सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स. 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, 8 और 4 12. इसका मतलब पहली टर्म जो 5 थी और सेकेंड टर्म जो भी थी उसका सम है 12. तो सेकेंड टर्म कितनी आएगी बच्चों, 12 माइनस 5 इज़ 7. तो अगर फर्स्ट टर्म 5 थी, सेकेंड टर्म 7 थी, तो डी कितना हो जाएगा, 7 माइनस 5, विच कम्स आउट टू बी 7 माइनस 5 विच कम्स आउट टू बी 2. तो मेरा डी निकल आया. अब उसने कहा है कि केथ टर्म यानी एन की जगह आप केथ डाल दोगे इज़ ग्रेटर देन 2000. तो इसका मतलब nth टर्म जनरली इज़ ग्रेटर देन 200, सॉरी. तो के ए मेरे पास कितना आया है, ए आया है जी 5 प्लस के माइनस 1 डी इज़ 2 इज़ ग्रेटर देन 200. ठीक है, सो के माइनस 1 टाइम्स 2 ये आएगा 195. 195 को 2 से डिवाइड कर दो, उसमें 1 ऐड करते हैं. 195 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, सो के इज़ ग्रेटर देन 98.5. इसका मतलब है के विल बी 99. ठीक हो गया. So moving on to the next question. Each year, the selling price of a diamond necklace increases by 5% of the price year before. आपको बताया था जीपी के अंदर परसेंटेज में जब भी इंक्रीज़ आए तो आर कैसे निकलता है, 1 में वो परसेंटेज हमेशा ऐड की जाती है. तो 1 में जब ऐड करेंगे तो आर आपका होगा 1.05. द सेलिंग प्राइस ऑफ द नेकलेस इन द ईयर 2000 वॉज $36,000. ये स्टार्टिंग प्राइस है उसकी, दैट इज $36,000. राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ द नेकलेस n ईयर्स लेटर एंड हेंस. n ईयर्स लेटर का मतलब है n की जगह आप n ही डालेंगे. तो अगर मैं nth टर्म का एक्सप्रेशन लिखूँ, a मेरे पास है 36,000 प्लस n, सॉरी दिस इज़ जी पी. फॉर्मूला इज़ a r की पावर n माइनस 1. सो a इज़ 36,000, r कितना मेरे पास 1.05 की पावर n माइनस 1. तो ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया n ईयर्स लेटर. एंड हेंस फाइंड द सेलिंग प्राइस इन 2008. तो 2000 से लेके 2008 तक टोटल कितने ईयर्स बनते हैं, 9 ईयर्स बनते हैं इंक्लूडिंग 2000. ठीक है, तो अब उसने प्राइस पूछी, n की जगह आप 9 डाल देंगे. सो 36,000 इंटू 1.05 की पावर 9 माइनस 1. तो सेलिंग प्राइस आपकी यहाँ पे आएगी 1.05 की पावर 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 36,000. सो सेलिंग प्राइस आपकी आएगी $53,188. तो जब इसको आप राउंड ऑफ करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे तो $53,200. तो ये आपकी प्राइस निकल आई जी. ठीक है, अच्छा. द कंपनी दैट मेक्स द नेकलेस ओनली सेल्स 1 ईच ईयर. फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी. टोटल का मतलब होता है आपने क्या निकालना, सम निकालना. ऑब्टेन द 10th ईयर. ठीक है, एन की वैल्यू उसने 10 बता दी है. तो सम का फॉर्मूला क्या होता है जीपी के अंदर, ए आर की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1. सो a वॉज 36,000, r इज़ 1.05 की पावर 10 माइनस 1 ओवर 1.05 माइनस 1. सो अगर इसको हम कैलकुलेटर में डालते हैं, फ्रैक्शन का बटन दबाया 36,000 इंटू ब्रैकेट में 1.05 की पावर 10 माइनस 1 ओवर 1.05 minus 1. So the answer is 452,804. तो अगर मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट पे राउंड ऑफ करूँगा, $453,000. तो ये मेरा फाइनल सम का आंसर आ गया. ठीक है, ओके जी. विल डू वन मोर क्वेश्चन.
ये सवाल देख लेते हैं. The sum of the first 9 terms of an AP is 117 and the sum of the next 4 terms, ठीक है, इज़ 91. अब जेब में रखिएगा AP के कॉन्सेप्ट के अंदर जब भी आप टर्म्स को ऐड करते हैं आपस में तो बीच वाली टर्म्स का सम कभी नहीं आता. फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट 9 टर्म्स का सम दिया है और मैं कहूँ जी 10 से लेके मुझे 13 तक का सम चाहिए तो वो AP के फॉर्मूला में नहीं आता. AP के फॉर्मूला में आप n की जगह जो मर्जी वैल्यू डालेंगे, फॉर एग्जांपल 20 डालते हैं तो वो आपको फर्स्ट 20 टर्म्स का सम दे देगा. अगर आप n की जगह 10 डालते हैं तो फर्स्ट जो है आपके पास 10 टर्म्स का सम आ जाएगा एंड सो ऑन. ठीक है, द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स. अच्छा, तो सम ऑफ 9 टर्म्स है, सम ऑफ 9 टर्म्स वो दिया हुआ है 117 एंड सम ऑफ द नेक्स्ट 4. अगर इसका मतलब ये है 9 के बाद जो नेक्स्ट 4 मिला के टोटल कितनी हो जाएंगी 13 टर्म्स. तो मैं ये कह सकता हूँ कि सम ऑफ 13 टर्म्स जो हैं इन टोटल वो हो जाएगा 117 प्लस 91. ये टोटल बनता है जी 117 प्लस 91 विल गिव यू 208. ठीक है, इट्स 208. फाइंड द फर्स्ट टर्म. अच्छा, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इससे दो इक्वेशंस बना लेंगे. जब 9 टर्म्स का सम निकालेंगे तो सम इज़ 117, फॉर्मूला इज़ n. अच्छा, 9 टर्म है तो 9 की जगह n की जगह 9 आ जाएगा. 9/2 ब्रैकेट 2 टाइम्स a प्लस 9 माइनस 1 d नहीं पता. ठीक है, अच्छा, अगर अब मैं इसको 117 को 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 9 कर दूं तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो, यहाँ पे आ जाएगा 26 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 8d. इस सब को 2 से डिवाइड कर दे 13 इज इक्वल्स टू a प्लस 4d. ये मेरी पहली इक्वेशन आ जाएगी. ठीक हो गया. अब सम ऑफ 13 टर्म्स इज 208. सो 208 इक्वल्स टू 13/2 ब्रैकेट 2 टाइम्स a प्लस 13 माइनस 1 इंटू d. ठीक है, यही काम इधर भी करते हैं. 208 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइडेड बाय 13 कर देते हैं. सो दिस कम्स आउट टू बी 48 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 12d. सबको 2 से डिवाइड कर दें. 24 इज इक्वल्स टू a प्लस 6d. दैट्स माई सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, इन दोनों का आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे मैं इनको ऐसे लिख देता हूँ. 13 इज इक्वल्स टू a प्लस 4d और 24 इज इक्वल्स टू a प्लस 6d. इसमें एलिमिनेशन आसान है. मैं साइंस अगर चेंज करूँ नीचे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा. 13 में से 24 अगर आप माइनस करें तो इट कम्स आउट टू बी -11 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 6 इज़ माइनस 2d. माइनस माइनस कैंसिल तो d आपका आता है 11/2 इज़ 5.5. दैट्स योर कॉमन डिफरेंस. ठीक है, और अगर मैं इसको उठा के इस इक्वेशन में डाल दूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस इक्वेशन में तो a मेरे पास कितना आता है, इसको अगर 5.5 को मल्टीप्लाई विद 6 और इसमें से 24 को माइनस कर दें. सो a इज़ -9 माइनस 9. तो ये मेरा आंसर आ गया. ठीक है, सो दीज आर सम पास्ट पेपर एग्जांपल्स ऑफ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस. इस तरह की क्वेश्चंस होते हैं. सो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी. सो इंशाल्लाह सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.